अच्छा, मैंने आपसे ना एक चीज़ डिस्कस करना चाह रहा था। मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाह एक्चुअली मैं हूँ यहाँ पर ना मदीना शरीफ में, बिल्कुल हरम शरीफ के साथ, रोज़े पाक के बिल्कुल साथ। अब काम चल रहा है, रोज़मर्रा के मामलात हैं यहाँ पे। मुझे पता नहीं क्यों अपने दिल के अंदर ऐसा महसूस हो रहा है, मैं बार-बार एक चीज़ महसूस कर रहा हूँ, या मुझे ऐसा लग रहा है, एक डर लगा हुआ है मुझे एक्चुअली, कि मुझे लग रहा है कि मैं यहाँ का बेअदब हो रहा हूँ। मेरे अंदर बेअदबी आ रही है, क्योंकि डेली आना-जाना है और पूरा-पूरा दिन ऑलमोस्ट इधर ही गुज़रता है। मैं अपनी तरफ से लाइक पूरी कोशिश में होता हूँ कि मेरी इवन आवाज़ भी ऊँची ना हो, मैं बात भी धीमी आवाज़ में करूँ यहाँ पर, और 100 तरह की और चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी मुझे ना एक डर सा लगा हुआ है कि मैं इस जगह का बेअदब हो रहा हूँ। अब इस पे प्लीज़ मुझे कुछ बताएँ आप कि मेरे साथ क्या हो रहा है और मुझे क्या करना चाहिए? अच्छा साहब, इस काके का जो बैकग्राउंड है, इसने एक साल पहले दुआ की थी। ये मैकेनिकल इंजीनियर है और जॉबलेस भी था और इसके अपने भी मामला थे, लेकिन उसके बाद अल्लाह सुब्हान ताला ने सूरह रहमान की करम हुआ और ये सीधी इसकी जॉब सरकार के शहर में, और रोज़ा पाक के सामने एक होटल बन रहा है, वहाँ पे एज ए MEP इंजीनियर है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंजीनियर। तो बस ये मैसेज था, आप तक पहुँचा दिया, काइंडली जवाब दीजिएगा। नहीं, इसको तो मेरी तो इससे कभी बात नहीं हुई, इसको आप डील कर रहे हैं ना, जी सर, तो लेकिन आप इसे दें जवाब। आपका क्या जवाब आपके दिल में फ़ौरन आया, आपने से क्या आपने इसको जवाब? अ, आप उसके डील करते रहे ना, तो जी आप सर। उसकी फ्रीक्वेंसी को समझते होंगे कि वो क्या कह रहा है। वो आपके दिल में, उसने जब आपसे बात की, ये सवाल किया, तो आपके दिल में फ़ौरन क्या जवाब आया, सो फ़ौरन जवाब ये या था कि आपने उसे क्या जवाब दिया? मैंने जो जवाब दिया था उसे कि क्योंकि उसकी नेचर ऑफ जॉब इस तरह है कि कंस्ट्रक्शन हो रही है, सामने होटल की हाई राइज बिल्डिंग है, तो उसकी एलिवेशन से वो जो देखता है सरकार के रोज़ा पाक को, तो उसको ऐसे फील होता है कि मैं शायद एलिवेशन पे जाता हूँ और मूव करता हूँ, या डेली मेरा एक्सेस है, तो कहीं मैं मिसबिहेव तो नहीं कर रहा। तो मैं कहा, देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो नेचुरल हैं, कि आपको ज़िंदगी तो उधर गुजारनी है ना, डे टू डे एक्टिविटीज़ आपने करनी है, ठीक है। आप अगर उन एक्टिविटीज़ को उस तरह परफॉर्म करते हैं जो सरकार की सीरत है, जो तालीमात हैं, तो फिर आप अपने आप को ऐसे ना जज करें कि आप कुछ खुदा न खास्ता कोई गुस्ताही कर रहे हैं। देखिए, आपने परफॉर्म तो करना है, ज़िंदगी तो गुजारनी उधर, आपकी ड्यूटी लगी है उधर, ठीक है। और उसके बाद उसका रिप्लाई ये था कि अभी मैं कंफर्टेबल हूँ, अभी मैं कंफर्टेबल हूँ, और मैं गया था, हाज़िरी भी दी थी, और आई वाज़ फीलिंग वेरी कंफर्टेबल। तो लेकिन जब ये शुरू में गया था ना 6 माह पहले, तो उस टाइम इसकी कैफियत ये थी कि जब ये जाता था, हाज़िरी देता था और कहता था, मैं बहुत अनकंफर्टेबल होता था। तो फिर मैंने जवाब दिया था, जाइए आपकी वालदा से कोई कोई आपका मसला है? तो फिर उसने कहा हाँ जी। तो देन वो सेटल डाउन हुआ, और उसके बाद देन ही रिकवर्ड। और अभी ये 6 माह बाद अब ये उसका मैसेज आया था 2-3 दिन पहले ना। तो मेरा तो आंसर ये था, और देन उसने कहा कि मैं कंफर्टेबल। मैं सोचा मैं बाबा साईं को मैसेज दूंगा, और अगर उन्हें कुछ कहना हुआ तो कह देंगे। देखें, अगर तो वो सिर्फ इस बात की बात कर रहा है कि वो होटल ऊंचा है, और उसे ये ख्याल था कि मैं ऊंची जगह पे चला जाता हूँ और मस्जिद नबी नीचे है, या वो तो फिर जितने लोग रियाजुल जन्ना में जा खड़े होकर नमाज़ पढ़ते हैं, वहाँ सरकार की तुरबत उस साइड पे बिल्कुल नीचे है,
तो वो फर्श का लेवल जो है वहाँ पे तो वो नहीं है जी जी। वो तो उससे नीचे है, जसदे खाकी जो उनका है वो नीचे है। उस हिसाब से तो ये लोग ऊपर खड़े हैं, और जो मस्जिद के ऊपर वाली छत पे जाके नमाज पढ़ते हैं वो और ऊपर चले गए। जी। ठीक है। और मुझे याद है ये जबले ओहद पे तो मैं नहीं गया, और वहाँ से ये कह रहा है, चूँकि बचपन इसका सारा वहीं गुजरा है, तो बता रहा है कि मैं ऊपर गया और वहाँ से गुंबद खिजरा बिल्कुल लेवल पे नज़र आता है। तो मैंने इधर का व्यू ज़रूर देखा हुआ है कि मैं मस्जिद नबी पे आखिरी विज़िट में मैं ऊपर छत पे चला गया था, जुमा था तो जगह नहीं थी नीचे, और अजीब सा वो मैंने मस्जिद नबी ऐसे थी जैसे मुझे दिखाई गई, सैर की मैंने सारी है, जैसे मैं उसके बाद पाकिस्तान आ जाना था मैंने आफ्टर 2 ईयर्स। तो ये सीन मुझे याद है कि वहाँ से मस्जिद नबी के ऊपर जो छत पे मैं था, तब उस हिसाब से तो सरकार बहुत नीचे थे ना, और सब लोग नमाज ऊपर पढ़ रहे थे, लेकिन सरकार सिर्फ एक जसदे खाकी का नाम तो नहीं है ना, एक जारी और सारी नूर का नाम है। मैं वहाँ से जो सीन है ना ऊपर छत से, जबले ओहद भी बिल्कुल ऐसे नज़र आता है, यानी मैंने आपको कहा तो वो बिल्कुल सामने नज़र आता है, ऐसे ही जैसे बिल्कुल सड़क पे तो वो ये होता है ना कि सड़क की वो लेंथ नज़र आ रही है, उसमें वो बिल्कुल सामने नज़र आता है। अब मुझे उस दिन कोई बता रहा था कि उस साइड पे होटल्स बन गए हैं या पता नहीं उन्होंने क्या कुछ कर दिया, लेकिन वो बहरहाल बिल्कुल ऐसे सामने उस वक्त वहाँ से तो ऐसे ही नज़र आता है। तो वही गुंबद का भी वही लेवल है छत के साथ, तो वो ऐसे ही नज़र आता होगा। तो बड़ा प्यारा वो करीब सा ऐसे, मतलब वहाँ से लगता है कि हैं ये इतनी करीब है, वो है। तो वो उसको फीलिंग थी, आपने उसको तसल्ली दे दी या उसे कहा कि यार तुम उधर ड्यूटी कर रहे हो, और यही बात रियाजुल जन्ना वाली जो थी, तो उसमें मुझे ये चीज़ का ख्याल होता था मुझे भी, या दूसरी साइड पे जहाँ पे साबित सुफ़ा का चबूतरा है, तो उधर से भी मुझे एक दो बार ख्याल आता था जब मैंने उधर जाके नवाफिल पढ़े कि यार यहाँ से सरकार का वैसे बिल्कुल साथ है इस साइड पे। लेकिन बहरहाल वो सदियों से ये है, और रब को वारा खा रहा है, सारा चलाया ही हुआ है ना। बाकी अदब हर एक की अपनी अपनी सोच और समझ होती है। जैसे मैंने कहा ना कि मैं उस दिन उन्हें बता रहा था कि मैं 4th ईयर में या 3rd ईयर 4th ईयर हमारी थी, तो मैं गायनी लेबर रूम में फ़र्स्ट टाइम ले जाया गया, और मेरा वो फर्स्ट और लास्ट टाइम था। तो मैं अंदर जाके गुस्सा खा गया, लड़ पड़ा, क्योंकि लेबर रूम सरकारी अस्पताल के लेबर रूम में वैसे एक बेड पे 2-2 3-3 ख़वातीन होती, और वो सारी बेचारी जो 3rd स्टेज लेबर पे थी वो ऑलमोस्ट एक्सपोज पड़ी थी। तो हम मुख्तलिफ कोई 15-20 का बैच था, 10-15 लड़के लड़कियां थे, तो वो हमें वहाँ से गुजार के अंदर थिएटर में लेके गए, और उस साइड से उन्होंने कहा कि जी अंदर सिजेरियन होना है, तो इसको आपको दिखाते हैं सिजेरियन ऑपरेशन कैसे करते हैं। वो बिल्कुल छोटी सी बच्ची थी, कोई 20 साल की, उसका पहला बेबी था, और वो आप लोगों को तो नहीं पता, डॉक्टर्स को पता है, वो लिथोटमी पोजीशन उसे कहते हैं, उसमें वो उन्होंने उसको लिटाया हुआ था, रेडी हालत में सर्जन साहिबा ने आना था। तो उसके फुट एंड की साइड पे 2 मेल डॉक्टर्स खड़े थे, और मुझे याद है कि मैंने उससे पूछा, मेरे लिए बड़ा अजीब सा लगा, मैं उस साइड पे जा नहीं रहा था, और हमें जो सीनियर रजिस्ट्रार जो डॉक्टर साहिबा सीनियर थी वो लेके जो गई थी, जिन्होंने जो हमारी बैच की इंचार्ज थी, वो हमें बार बार कह रही कि आप लोग उस साइड पे आओ। और एज ए स्टूडेंट्स जाहिर बात है उधर से ही हमारा व्यू अच्छा बनना था, और सिजेरियन ऑपरेशन सारा कुछ जो भी था, और उस साइड पे हम खड़े नहीं हो सकते थे, उधर सर्जन ने ऑपरेट करना था और सारा। तो मुझे फुट एंड पे खड़ा होना जो था वो बड़ा अजीब वो लगा, शी वाज नेकेड, एंड मैंने वो गुस्से में शाउट करना शुरू कर दिया। पहले तो मैंने एक स्वीपर को देखा कि वो बार बार उधर एम पोछा मारी जा रहा, तो उधर था कुछ नहीं, थिएटर था। तो मैंने उसे कहा तुम क्या साफ़ कर रहे हो? वो किसी टीचर ने, किसी प्रोफेसर, किसी ने उस वक्त बॉदर नहीं किया मुझे। मैंने तो उसने भी मुझे ऐसे करके देखा, वो थिएटर का बंदा था वो पुराना, ये सफाई कर रहा हूँ, अभी ऑपरेशन होगा, यहाँ बहुत गंद गिरना है, ये होता है वो होता है, खून होता है साफ। तो मैंने कहा जब तुम्हें बुलाएंगे तुम आ जाना। गुस्से से उसे कहा, साथ मैंने वो 2 डॉक्टर साहबान को कहा आप लोग गायनी के हैं, वो मेल थे दोनों ही, तो उनमें से उन्होंने ऐसे करके देखा, वो सीनियर्स थे, हम 3rd ईयर 4th ईयर के स्टूडेंट थे। उन्होंने कहा मैं पीठ से हूँ, अभी बेबी को मुझे देंगे, मैं पीठ से रिसीविंग के लिए हूँ, ये एनेस्थीसिया के डॉक्टर साहब हैं। तो मैंने आहिस्ता से कहा कि आप तो उधर नहीं खड़ा होना चाहिए आपको। उन्होंने मुझे ऐसे करके कहा किधर आए, तो वो उसने कहा कि जब ऑपरेशन शुरू होगा मैं कर लूँगा, उधर खड़ा हो जाऊँगा।
वो अपने रूटीन में उनका रोज़ का काम था। लेकिन मैं ज़िंदगी में पहली बार मैंने या तो गांव में डिलीवरी, मुझे पता था कि वहाँ कभी घर में भी डिलीवरी अगर हो, दया आई हुई हो, तो वो घर के लोगों को नहीं पता होता, कि बच्चों को तक नहीं पता होता, या उधर जाने नहीं दिया जाता, या उस कमरे में जो है वो एक औरतों की भी एक सेंक्टिटी होती है और औरत भी नहीं अंदर जाती। तो मुझे वो बड़ा अजीब सा, मेरा जो भी कॉन्सेप्ट था मुझे वो अजीब लग रहा था। तो मैंने आखिरकार वो गुस्से से एसआर को कह दिया कि, क्योंकि मैं परली साइड पे चला गया, तो उन्होंने कहा कि उधर से तुम्हें क्या नज़र आएगा। अब वो तो ये कहना चाह रही थी कि तुम्हें ऑपरेशन ही नज़र आएगा, तो व्यू नहीं बनेगा। मैंने कहा जो इधर से नज़र आ रहा है मुझे उसको देखने का शौक नहीं है। मैं गुस्से में जिस तरह बोला, वो 3rd ईयर 4th ईयर के स्टूडेंट से मतलब पॉसिबल ही नहीं है कि वैसे बोले। लेकिन मैं उस दौरान वो शाउट करना शुरू हो गया कि आप सारों को शर्म नहीं आती है कि वो बच्ची है, और ये सारे फालतू बंदे इधर क्यों आए हुए हैं, जब बेबी आएगा तो ये पीट्स वाले डॉक्टर साहब आ जाए, एनेस्थीसिया वाला उधर खड़ा। वो मुझे खींच के ले कि मैं आपको मैडम से मिलवाती हूँ। मैं बोलना शुरू हो गया, पता नहीं क्या मैं बोली जा रहा था। तो मैडम शाहीना आसिफ, बहुत बड़ा नाम है लाहौर में गायनिक का, वो हमारी प्रोफेसर थी और उन्होंने ऑपरेट करना था। तो वो सीनियर रजिस्ट्रार जो थी वो मुझे खींचती खांचती या डांटती डपटती, हम सारों को पूरे बैच को, अजीब सा सीन क्रिएट हो गया। उन्होंने कहा अच्छा वो उधर आओ, क्लासरूम में आओ, इधर आओ, इधर आओ। मैडम को उसने जाके कुछ बताया, मुझे नहीं पता था। तो मैडम ने बुलाया हमें और फिर उन्होंने मुझे कहा कि क्या मसला क्या है, तुम क्या कहना चाह रहे हो। मैं जो गुस्सा, मुझे जो भी था, जितनी मेरी समझ थी, मैंने बोल दिया कि एक तो लेबर रूम में सारी ख़वातीन, और वो आया उसके पास खड़ी हैं और इतनी बदतमीज़ उन्हें कह रही हैं ज़ोर लगाओ, ये करो वो करो, और ऐसे है, और उनकी हाइजीन ठीक नहीं है, और बेडशीट्स गंदी हैं, और उनके सारे, खुद मुझे भी नहीं समझ आ रहा था मैं क्या, मुझे उनसे ये बात करते हुए भी शर्म आ रही थी फ्रैंकली स्पीकिंग। और मुझे याद है कि आई वाज शिवरिंग एंड विद टू मच रेज, और मुझे नहीं समझ थी मेरे अंदर का वो एक पेंडू मर्द बोल रहा था या कौन बोल रहा था, कोई जाहिल था या जो भी कह लें। लेकिन एक शदीद एहतजाज था मेरा कि इस औरत की ये सेंक्टिटी नहीं है जो उसके साथ हो रहा है, और ये जो भी एक्ट है इसको चाहे स्टूडेंट्स ने सीखना भी है, स्टूडेंट्स का भी मतलब ये अनड्यू एक्सपोज मुझे नहीं समझ आ रही थी। मैं वो मैडम के साथ मैंने बोला जो भी मैं पॉइंट ऑफ व्यू था, मैं उन्हें यही कहा, मैंने कहा कि जी अगर आपने लेट आना है, ऑपरेट करना है या जो भी है, तो वो एक्सपोज्ड पड़ी है और उसके फुट एंड पे क्यों खड़ा है, स्वीपर क्यों खड़ा है, पीड्स वाला क्यों खड़ा है, एनेस्थीसिया वाला उधर क्यों खड़ा है, वो इधर ना खड़े हों। तो मुझे याद है वो चाय बिस्किट कुछ खा पी रही थी, तो मुझे कहा कि तू बैठ मेरे पास, मुझे चाय पिलाती। मैं नहीं चाय पीनी। फिर उन्होंने मुझे, उनकी पोइट्री की बुक थी इंग्लिश पोएम्स की, वो कोई नहीं आई थी, तो उन्होंने कहा मेरी बेटियां ही हैं, और कोई उन्होंने अपनी बेटियों की बात की कि उनमें से मेरी बेटी मुझे ये कहती है वो कहती है, उन्होंने कुछ बातें करने की कोशिश की। तो मुझे नहीं पता उनका क्या एक्सपीरियंस था क्या नहीं था। उन्होंने एक अजीब सा सेंटेंस उस वक़्त बोला, हालांकि मुझे वो मतलब उनका उस चीज़ को डिफेंड करना या वो मुझे समझा रही थी एज ए टीचर, लेकिन मैं वो मुझे कोई सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा था, और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि अगर ये यहाँ रोज़ होता है और ये लेबर में ऐसे ही होता है और हर हॉस्पिटल में ऐसे होता है, दिस इज़ रॉन्ग। तो मुझे कुछ समझ आ नहीं रही थी, मैं जितना गुस्से में था या क्यों था या क्या था, मुझे आंसर चाहिए था उनसे, तो वो आंसर उस तरह से आ नहीं रहा था। तो उन्होंने एकदम से मुझे कहा कि पता नहीं मुझे कौन कहता था कि आप, या मुझे जब भी कभी सुनने को मिला है कि किसी ने मेरे से हमदर्दी करने की कोशिश की है, कि क्योंकि वो पोइट थी और पोइट का एक अपना एंगल होता है, वो कहती हैं कि गायनिकोलॉजिस्ट बड़ी अच्छी हैं, डिफरेंट सी खातून है, दबंग किस्म की। मेरे उनके डिफरेंसेस भी बाद में कई बार ऐसे ही मतलब रहे, लेकिन उस दिन वो मुझे इसी तरह उन्होंने कह दिया। उन्होंने कहा कि मेरे से जब भी किसी ने हमदर्दी करने की कोशिश की है ना कि ओहो आपका बेटा नहीं है या आपका बेटा होना चाहिए, तो
मैंने हमेशा उन्हें यही जवाब दिया है कि अगर बेटे इस तरह के होते हैं तो मुझे नहीं चाहिए। तो आज मेरा दिल कर रहा है कि मेरा बेटा अगर हो तो तुम्हारे जैसा हो। मुझे नहीं पता लगा कि वो क्या कहना चाह रही हैं या क्या नहीं कहना चाह रही, लेकिन मैंने गुस्से से कहा, मैं कहा मैडम मैं आज से नहीं आऊँगा इधर। उन्होंने कहा ना कि नहीं लेकिन ये तो तुम्हें पढ़ना पड़ेगा और गायनी है और ये तो तुम्हें आना पड़ेगा, तुम्हें नॉर्मल डिलीवरी सीखो, सिजेरियन सीखो, यू कैन हेल्प समवन। वो टीचर की तरह सही समझा रही थी। मैं बड़े गुस्से में वहाँ से निकला और मैं कभी लेबर रूम नहीं गया, कभी गायनी नहीं गया। और वो मेरी अपनी फेज़ भी ऐसी थी, मैं क्लासेस कम ही पढ़ता था, लाइब्रेरी के नीचे बैठा रहता था इलावा इकबाल में। तो फाइनल ईयर में जब वाइवा हुआ तो राशिद लतीफ़ साहब ने, उस दिन पाकिस्तान का वर्ल्ड कप का फ़ाइनल था 92 का, और उन्होंने मैसेज दिया था कि 7:30 बजे आ जाए, 9 बजे मैच शुरू हो जाना, मैंने नहीं वाइवा लेना। तो 7:30 बजे वहाँ थे, मेरा बैच था उस दिन। तो मैडम गंगाराम की एक थी, एक्सटर्नल के तौर पे आई हुई। फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे यही नहीं पता था इन दोनों में से, मजाक में मैं कहता हूँ तो मुझे यही नहीं पता था कि राशिद लतीफ़ बंदा है कि बुड्ढी है। हालांकि राशिद साहब को तो पता ही था, मेरे रिलेटिव भी दूर से लगते हैं राना। मैं परेशान था उस दिन कि अब मैं वाइवा क्या दूंगा। तो उन तक मेरी शोहरत गई हुई थी। मुझे बाद में पता चला कि वो काफ़ी डिस्कस हुआ, मैं मैडम की मेरा पूछती रही, मैं नहीं गया पूरा साल। उन्होंने वाइवा में वो मैडम को कहा कि ये वो लड़का है या कुछ उन्होंने डिस्क्राइब किया, मुझे नहीं पता था। उन्होंने कहा तो उन्होंने हंस के कहा कि फिर आप ही इसका वाइवा लें, मैंने इसे क्या पूछना है। उन्होंने वाइवा क्या लेना था, बैल पास कर दिया मुझे, और ये वादा लिया कि तुम गायनी में कभी नहीं आओगे। मैं नहीं, मैं नहीं आऊँगा। 10 साल जब मैंने इत्तेफाक में काम किया है तो गायनी के लेबर रूम में जब भी कोड ब्लू हुआ या थिएटर में समटाइम्स हो जाता था कि ख़ातून सीरियस हो गई या उसका हार्ट बंद हो गया या ब्रीदिंग का मसला पड़ गया। हालांकि अनयूजुअल है, थिएटर में तो डॉक्टर होता है लेकिन एनेस्थीसिया वाला होता है। लेकिन 2-3 बार ऐसा हो गया कि अनाउंसमेंट हुई और मैं आईसीयू से भाग के पहुंचने वालों में पहला होता था। और गायनी की जितनी कंसल्टेंट्स थी वहाँ पे, आई कैन रिमेंबर डॉक्टर फ़रत रशीद थी, मैडम शमीम वहीद थी, शी वाज़ वन ऑफ माई टीचर्स इन दोज डेज़ इवन। वो अब इत्तेफाक में काम करती थी। मैडम सलमा सरफराज होती थी इत्तेफाक के डेज़ में। आई थिंक दिस इज़ 94 से 2005। तो वो 11 ईयर्स गायनी की जितनी कंसल्टेंट्स थी उनका अगर पेशेंट सीरियस होता था तो वो मेरे पे बहुत ट्रस्ट करती थी, या मुझे ड्यूटी पे वो कहती थी कि हम रिलीव हो गए हैं, अगर तुम आईसीयू में हो या तुमने पेशेंट रिसीव कर लिया तो दैट्स इट। तो दे हैव अ वेरी ब्लाइंड फेथ ऑन मी। लेकिन अब कभी कभी सोचता हूँ, अल्लाह ने मुझे, अल्लाह का शुक्र है उसने कभी इस सिचुएशन में डाला नहीं। कभी कभी सोचता हूँ कि खुदा न खास्ता कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए कि मैं अकेला ही हूँ और किसी खातून की नॉर्मल डिलीवरी में मुझे हेल्प करनी पड़ जाए, तो आई एम टोटली लाइक अ लेमैन पर्सन। आई नेवर थॉट ऑफ इट। और इसको मुझे इसका बड़ी शिद्दत से एहसास हुआ। पर्दा जिसे आप लोग कहते हैं, एक सोच का भी नाम होता है। मैं जब पोस्ट ग्रेजुएशन की रिसर्च करना शुरू हुआ तो मेरी रिसर्च थी 50 मर्द और 50 औरतों की, नॉर्मल लोगों की जो मरीज़ नहीं हैं, उनकी ईसीजी करनी थी, पाकिस्तानी मर्द औरतें, कि क्या उनकी ईसीजी के भी वही पैरामीटर्स हैं जो कि इंटरनेशनल हैं। मेरा ये था। उसमें मुझे बड़ा आसान लग रहा था कि सेहतमंद लोगों की ईसीजियाँ करनी है, तो मेरे पास तो नर्सेज इतनी ज़्यादा हैं, लेडी डॉक्टर्स हैं, अपनी फैमिली की कुछ ख़वातीन थी, मैंने गिनती की हुई थी कि ये 50 बंदे तो 50 बंदियाँ तो पूरी हो जाएंगी। तो मुझे अभी भी याद है
कि उनमें से 3-4 मेरी बड़ी अच्छी स्टूडेंट नर्सेज, इत्तेफाक में मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाता भी था नर्सेज को, और वैसे भी वो बड़ी रिस्पेक्ट करती थी मेरी। तो उनमें से 2-3 नर्सेज ने मुझे साफ इनकार कर दिया, सर हमने ईसीजी नहीं करानी। तो मैंने कहा मैंने नहीं करनी, तुम लोग आपस में ही करोगी, तुम्हारी मतलब वैसे ही लेडी होती थी, लड़की जो ईसीजी करती थी, ईसीजी टेक्नीशियन थी, तो मुझे उसका नाम भूल गया, लंबी सी सांवली होती थी। तो मैंने कहा वो करेगी, और मुझे तो ईसीजी स्ट्रिप चाहिए बाद में, और तुम नॉर्मल लोगों की चूँकि मुझे चाहिए, पेशेंट्स की तो मैं 100 इकट्ठी कर लूँगा एक ही दिन में, तो मुझे नॉर्मल इंसान की चाहिए, और जो हेल्दी हो, कोई दवाई ना ले रहा हो, ये ना हो, जो भी क्राइटेरिया था। तो वो 2-3 लड़कियां जो थीं वो बार बार कहेंगी नहीं हमने नहीं करनी, मुझे ना समझ आए। तो मैंने आखिर में कहा कि तुम लोग क्यों नहीं ईसीजी करा रहे, या तुम्हें डर है कि मतलब कोई बीमारी निकल आएगी ये वो। तो उन 2 बच्चियां तो मुझे आज तक याद है, उन्होंने कहा कि सर हमें शर्म आ रही है। मैं कहा नहीं शर्म आ रही है तो लेडी नहीं कर रही है, चाहे लेडी ने करनी है, मैं उसके सामने नंगी नहीं हो सकती। तो ये भी एक सोच है, ठीक है। बहरहाल चूँकि ये ज़्यादा लोगों में नहीं होती, तो ये नॉर्मल में नहीं आएगी, इन्हें नॉर्मल नहीं, इन्हें एबनॉर्मल समझा जाएगा, पागल समझा जाएगा। और लेकिन पागल ऐसे ही होते, ठीक है। पता नहीं ये वाक़या मैंने आपको क्यों सुना दिया, किस रेफरेंस से सुना है, किस बात के जवाब में जी? क्वेश्चन उनका क्या था? रेफरेंस सर वही था कि आपने कई दफ़ा जिक्र किया ना अपने सेशंस में कि बचपन में आप अपने घर की छत पे नहीं जाते थे, आप कहते थे हाँ जी, वो कुरान करीम का ज़हन में होता था एक ख्याल, जी। घर वाले आपको कॉन्सेप्ट देते हैं ना, तो वो कुरान करीम का मस्जिद वो अलमारी में रखना, और वो हमें भी ये कहा जाता था कि सबसे ऊपर वाले खाने में रखो जी। अब वो सबसे ऊपर वाले खाने में रख देना, लेकिन जब वो छत पे जाना होना तो मुझे बड़ा मसला पड़ना। मैंने कहा नहीं यार, अब तो वो ऊपर वाला खाना भी नीचे हो गया है और कैसे ऊपर जाना है, और अगर चले जाना तो अपने आप को गुनाहगार फील करते रहना, या अजीब मखमसे में होना। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ आ भी जाती है। इस तरह तो बच्चा कभी माँ की गोद में ना चढ़े या बाप के कंधों पे ना बैठे, लेकिन मासूम होता है। और बहरहाल ये एहसास होना भी हर एक के पास नहीं होता है। हाल दो कि थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा, जो कि स्टैंडर्ड में नहीं आएगा 95% में, 5% में ही होगा। मिसाल इसकी उससे रिलेशन में मैं गायनी की दे दी आपको, या अपने उस वाक़े की। वो भी एक सोच थी, वो 300-350 की क्लास थी, और पता नहीं कितनी क्लासेस उससे पहले भी गई हैं पढ़ के, या अब भी जाती होंगी। उनमें से जितनों को भी आज तक भी ये बात पता चला है वो हंसे ही हैं इस बात पे। और मेरे टीचर्स उस ज़माने के, या जिनको 2-4 को पता है बात, या अभी भी मिलते हैं, तो उन्हें ये बात याद भी है, और वो कहते तुम वही हो ना। सो दैट मीन्स आई वॉज एबनॉर्मल। ठीक है, वो ऐसे ही है। ठीक है जी, बस करें, माइंड करें। सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले अला